साथियों, कामेश पांडे ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है अलंकार, जो कि कंपटीशन की दृष्टि से और सीबीएसई बोर्ड में जो सिलेबस है, जो हिंदी व्याकरण में जो आता है अलंकार, उसमें 4 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि अलंकार क्या होता है, कैसे काव्य को हमारे यह सुदृढ़ बनाता है, पढ़ने योग्य बनाता है, रोचक बनाता है। तो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलंकार, अलंकार जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम धनकार, अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है सुशोभित और कार का मतलब होता है करना, अर्थात सुशोभित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात अलंकृत करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। और इसकी अगर सही तरीके से परिभाषा देखी जाए तो हम देखते हैं कि काव्य में रोचकता लाने के लिए कुछ शब्द और कुछ शब्दों के अर्थ के द्वारा कुछ चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। और उन्हीं शब्दों के अर्थ और शब्दों के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो और थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं कि काव्य की, ये तो बात था अलंकार करने की, लेकिन हिंदी व्याकरण में जब हम लोग आएंगे तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि काव्य की शोभा कैसे बढ़ाई जा सकती है, कि शब्द के द्वारा और शब्द के अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जा सकती है। तो इसी के आधार पर इसकी जो परिभाषा होगी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब बात आती है कि अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा शब्दालंकार और दूसरा होता है हमारा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार की परिभाषा हमारी हो जाएगी कि काव्य में जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार या विशेषता उत्पन्न की जाती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अब बात आती है दूसरे की अर्थालंकार की। तो अर्थ से ही स्पष्ट हो रहा है कि काव्य में जहां शब्द के अर्थ के द्वारा या विशेषता के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए या काव्य की शोभा बढ़ाई जाए उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला हमारा शब्दालंकार का जो भेद होता है वो अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो अनुप्रास जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु धन प्रास, ठीक है। तो अनु का अर्थ होता है आवृत्ति, ठीक है। प्रास का मतलब होता है आना, अर्थात किसी वर्ण की। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार में, यानी वर्णों की आवृत्ति की बात करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो अनुप्रास की परिभाषा क्या होती है कि काव्य में जहां किसी वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति होती है, अर्थात बार बार किसी वर्ण की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हम लोग बचपन में भी खेलते हैं, सबसे पूछते रहे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। फिर ये भी हम लोग सुने हैं कि चंदू के चाचन चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो हम देखेंगे कि अगर हमने पहला एग्जाम्पल हमने लिया कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि बात की हमने वर्णों की आवृत्ति की, तो देखेंगे कि किस वर्ण की सबसे ज्यादा आवृत्ति हो रही है। एग्जाम्पल परिभाषा हमारा क्या था कि किसी वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति। तो हम इसमें देखेंगे कि किस वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो रही है। तो इसमें देखेंगे च शब्द है, च वर्ण है, यहाँ पे भी च है, यहाँ पे भी च है, यानी च वर्ण की आवृत्ति क्या है? 1 से अधिक बार है।
फिर देखेंगे कोई और भी वर्ण है क्या, यहाँ पे है ल है, ल है, ल है, यानी किसी भी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति यहाँ हो रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमको ये पंक्ति मिली हुई है कि इसमें च और ल वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं। अगला हमारा जो आता है अलंकार में वो क्या है कि यमक अलंकार। ठीक है, यमक का अर्थ होता है जोड़ा। यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। अर्थात काव्य में जहां कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए, ठीक है, या जोड़े के रूप में आए, एक बार, एक या एक से अधिक बार, यानी कहने का मतलब है कि काव्य में जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उन शब्दों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। क्या हमने बताया कि काव्य में जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उन शब्दों का जो अर्थ है वह अलग अलग हो, वहां क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल है, कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी। ठीक है, कनक कनक ते 100 गुनी। अब इसमें देखेंगे कि कनक शब्द क्या है? 2 बार आया हुआ है। ठीक है, कनक शब्द क्या है? 2 बार आया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे, अगर ये पूरा हम लोग लिखें तो क्या होता है? कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। अर्थात कि पहले कनक शब्द का अर्थ होता है सोना, धातु वाला सोना। ठीक है, और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, जो शिवरात्रि में या भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है। ठीक है, यह दवा के रूप में भी काम आता है। ठीक है, तो देखेंगे कि ये शब्द क्या है? 2 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन हर जगह इसका अर्थ क्या है? एक चोर के लिए सोना होगा। ठीक है, और क्या है, कहावत है ना कि आदमी व्यक्ति जब सोना अधिक पा जाता है तो क्या होता है? वो भी पागल हो जाता है खुशी के मारे। और दूसरा क्या है? धतूरा। अगर किसी व्यक्ति को धतूरा खिला दिया जाए तो अभी क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। ठीक है, तो एक कनक का अर्थ होगा सोना और दूसरे कनक का अर्थ क्या होगा? धतूरा। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रस्तुत जो पंक्ति है उसमें हमारा यमक अलंकार होगा। ठीक है, तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो एक हमारे दिमाग में प्रश्न आएगा। कैसा प्रश्न? कि सर आपने तो अनुप्रास अलंकार में बताया था कि वर्णों की आवृत्ति, यहाँ पे भी तो वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो जानकारी के लिए आप लोग जान लीजिए कि अनुप्रास की हमने क्या बताई कि एक से अधिक बार। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मली तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें हमारा क्या होगा? शब्दों की भी आवृत्ति हो रही है। ठीक है, अनुप्रास में क्या होता था कि शब्दों की आवृत्ति नहीं होती थी। किसकी आवृत्ति होती थी? वर्णों की आवृत्ति होती थी। और इसमें क्या है? हमारा शब्दों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो अगला हमारा आता है, अगला अलंकार है वह क्या है? श्लेष अलंकार। ठीक है, अगला अलंकार हमारा क्या है? श्लेष अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लेष अलंकार। ठीक है, अब श्लेष का अर्थ क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, जैसे हम लोग व्याकरण में पर्यायवाची शब्द पढ़े। ठीक है, उसी को समानार्थी भी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, या कह सकते हो कि अनेकार्थी शब्द। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, यानी कोई शब्द एक बार होगा लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे? अनेकों होंगे। ठीक है, अनेकार्थी से हम लोग लेंगे कि श्लेष का अर्थ होता है, कंपटीशन में पूछा भी जाता है कि निम्न में से श्लेष का अर्थ है, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, तो इसी से हम लोग परिभाषा बनाएंगे कि काव्य में जहां कोई शब्द एक बार आए, कितनी बार आए? एक बार आए, परंतु उनके अर्थ क्या हो? अनेकों हो, वहां पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, क्या हमने बताया कि काव्य में जहां कोई शब्द एक बार आए परंतु
उस शब्द के अनेकों अर्थ निकले तो वहां पे हमारा क्या होता है, श्लेष अलंकार। जैसे हम कहें, एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि रहीमन पानी राखी, इसको बाद में देखते हैं, इस पे भी चर्चा होगी। इसके पहले देख लेते हैं कि मंगन को देख, मंगन को देख पट देत बार बार, ठीक है। अब हमारी इसके लिए वोकैबुलरी तेज होनी चाहिए, शब्दों की अनेकार्थी हमको आनी चाहिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसके बार बार अनेकों अर्थ आ रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे बार बार शब्द है, ठीक है। तो बार बार का मतलब भी क्या हुआ, एक ही हुआ। देख का मतलब देना, देख का मतलब देखना, ठीक है। अब मंगन क्या है, एक नाम है, ठीक है। अब बचा हमारा इसमें पट शब्द, ठीक है। तो पट शब्द क्या है कि पट का मतलब होता है वस्त्र, और एक पट का अर्थ होता है यह भी है कि दरवाजा। तो पट के दो अर्थ निकल गए, एक से अधिक अर्थ निकला कि पट का पहला अर्थ क्या होगा, दरवाजा, और दूसरा अर्थ क्या होगा, वस्त्र। अगर इसकी हम व्याख्या करके देखें, यहाँ पे नायक और नायिका का वर्णन है कि नायिका क्या है, अपने मंगन रूपी, नायक का नाम है मंगन, तो मंगन को देखकर लज्जा के कारण क्या करिए, बार बार दरवाजा बंद कर दे रही है। मंगन को देख पट देत बार बार, यानी नायिका क्या कर रही है, मंगन रूपी नायिका को देखकर, नायक को देखकर क्या कर रही है, दरवाजे को बार बार बंद कर दे रही है। तो इससे पता चल गया कि पट का अर्थ क्या होगा, पट का एक अर्थ होगा वस्त्र और दूसरा अर्थ क्या होगा, दरवाजा, ठीक है। तो इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि उपर्युक्त में कौन सा अलंकार होगा, हमारा श्लेष अलंकार, ठीक है। अगला हमारा जो आता है अर्थालंकार, ठीक है। अर्थालंकार में अभी हमने इसकी चर्चा की थी कि अर्थालंकार जो होता है कि वह अर्थालंकार, ठीक है, कि काव्य में जहां शब्द के अर्थ के द्वारा चमत्कार या विशेषता उत्पन्न की जाती है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। यह अर्थालंकार जो होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है हमारे सिलेबस के अनुसार, ठीक है। 4 प्रकार का होता है जो हमको पढ़ना है। पहला हमको पढ़ना है उपमा अलंकार, ठीक है। तो उपमा अलंकार, अब बात आती है कि उपमा अलंकार क्या होता है। तो पहले हम इसके नाम से चलेंगे कि उपमा का अर्थ क्या होता है, ये भी कंपटीशन में पूछता है, ठीक है। तो उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। क्या होता है, तुलना करना, उपमा का तुलना करना, ठीक है। तो इसी से हम लोग पता चल जाएगा कि काव्य में तुलना कैसे होती है कि एक निम्न व्यक्ति होगा, एक श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। हमेशा 2 व्यक्तियों के बीच में ही तुलना होती है, एक को अधिक बताया जाए या एक को कम बताया जाए, इसी को क्या कहते हैं, तुलना। जैसे हम कहें कि सोने से ज्यादा महंगा है, चांदी से ज्यादा महंगा क्या है, सोना है, यानी सोने की गुणवत्ता को बताई जा रही है और चांदी की गुणवत्ता, उनकी विशेषताओं की तुलना की जा रही है, ठीक है। तो उपमा का अर्थ क्या होगा, तुलना करना, क्लियर। तो उसी की बात हम लोग करेंगे कि जहां पर किसी निम्न व्यक्ति की तुलना किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से की जाए या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की तुलना निम्न व्यक्ति से की जाए, वहां पे हमारा उपमा अलंकार होता है, क्लियर। जैसे अगर हम कहें कि पीपर पात सरिस मन डोला, बहुत ही फेमस एग्जांपल कंपटीशन में पूछा जाता है, पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है। पीपर पात, पीपर का मतलब पीपल का पेड़, पात मतलब पत्ता, सरिस का अर्थ होता है के समान, मन डोलने का मतलब नाचना या डोलना, जो भी कर लो, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया था कि काव्य में क्या होगी, तुलना होगी। अब तुलना किसमें हो रही कि पीपल पात यानी पीपर का पत्ता के समान मन डोलना, यानी पीपल का पत्ता किसके समान डोल रहा है, मन के समान,
ठीक है। मन क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। और पीपल के पेड़ पे भी देखो पत्तियां क्या होती है, हमेशा हिलती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी तुलना, पीपल के पत्ते की तुलना किससे की जा रही है, मन से की जा रही है कि पीपल का पत्ता कैसे डोल रहा है, मन के समान डोल रहा है। तो के समान आ गया, ये हमारा आता है वाचक शब्द जिसको कहा जाता है। यहाँ पे तुलना हो रही है तो हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति में हमारा उपमा अलंकार होगा। एक चीज और इसमें हम लोग देखेंगे, इस अलंकार को पहचानने के लिए बहुत ही बढ़िया लॉजिक है, ठीक है। उपमा अलंकार के 4 गुणधर्म होते हैं, ठीक है। कौन कितने होते हैं, 4। पहला होता है हमारा उपमेय, उपमेय। दूसरा उपमान, ठीक है। तीसरा होता है साधारण धर्म, तीसरा चौथा होता है वाचक शब्द, वाचक शब्द, ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए हमको ये चीज, अगर हम ये 3 भूल गए, ठीक है, तो हमको ये हमको याद रहेगा, तो हम पंक्ति को देख के पहचान जाएंगे कि इसमें हमारा क्या है, उपमा अलंकार है। अब उपमेय क्या होता है, अभी हमने एग्जाम परिभाषा में चर्चा किया कि उपमेय क्या होता है कि तुलना की जाती है, तो ठीक है। तो तुलना 2 व्यक्ति में होगी, तो जिसकी तुलना की जाएगी, उपमेय का मतलब क्या हो जाएगा, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। तो उपमान क्या हो जाएगा, ठीक उसका जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, क्लियर। और या इसको थोड़ा देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है, तो राम की तुलना कर रहे हैं, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय। किससे तुलना कर रहे हैं, श्याम से, तो श्याम हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय। अब साधारण धर्म क्या है, गुण है, आ जाता है इसमें, दोष है, ठीक है, गुण दोष व्यवहार रंग रूप आदि, ठीक है ना, ये इसके क्या होते हैं, साधारण धर्म होते हैं। अब आता है हमारा वाचक शब्द, तो वाचक शब्द में क्या आता है उपमा अलंकार का, सा होता है, सी होता है, सम होता है, सदृश होता है, के समान होता है, और क्या होता है, तुल्य होता है, ठीक है ना। ये चीजें अगर किसी पंक्ति में ये चीजें आ गई तो समझ जाओ कि उसमें हमारा क्या है, उपमा अलंकार। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था ना कि पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, पीपल पात सरिस मन डोला। अब देखेंगे पीपल के पत्ते की बात हो रही है, किसके समान डोल रहा है, मन के समान, तो पीपल का पत्ता हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय, ठीक है। उसके बाद मन क्या हो जाएगा, उपमान, ठीक है। अब सरिस देखेंगे, इसमें आया है सा सी सम सरिस के समान, हाँ एक चीज छूट गया इसमें, सरिस, ठीक है ना। तो सरिस हमारा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द, ठीक है। और डोलना क्या है, हमारा साधारण धर्म, क्रिया है, साधारण धर्म, ठीक है। तो इन चीजों को, ठीक है, जिसमें ये चारों आएंगी, ये चीज हमको याद ध्यान देना है कि अगर हम ये 3 भूल भी गए तो हमको ये याद करना है। कंपटीशन में हमको क्या समय की कमी होती है, तो हम लोग देखेंगे कि हमको ये चीज याद करना बहुत ही अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है कि हम इसको याद कर लेते हैं तो हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं, क्लियर। अब अगला हमारा चलता है, उपमा के बाद आता है रूपक अलंकार। उपमा के बाद क्या है, रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार, ठीक है।
तो रूपक अलंकार क्या होता है कि रूपक से, रूप से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि इसमें भी उपमेय उपमान की बात की जाएगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लोग बनाएंगे सामान्य शब्दों में कि काव्य में जहां उपमेय और उपमान को, ठीक है ना, एक समझ लिया जाए। क्लियर? जहां काव्य में उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, ऐसा लगे कि दोनों क्या हैं, एक ही हैं, लेकिन अगर उसको तोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, तुलना होगी। ठीक है, लेकिन हमको ये चीज नहीं ध्यान देना है कि बस हमको इतना ध्यान देना है कि काव्य में जहां रूप और गुण के समान सदृश हो, सदृश्यता हो, या कह सकते हैं कि जहां गुण की समानता के कारण, सिंपल भाषा में जहां गुण की समानता के कारण उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है, वहां हमारा रूपक अलंकार होता है। क्लियर? जैसे अगर हम कहें, बचपन में हमने बहुत सारी बात करते हैं कि मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। ठीक है, कृष्ण अपनी माता यशोदा से, ठीक है, जिद करते हैं कि माँ, चंद्रमा को देखते हैं तो कहते हैं कि मुझे वही खिलौना चाहिए, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या, कैसे पहचानेंगे कि इसमें कैसे उपमेय और उपमान एक हैं। ठीक है, तो मैं तो चंद्र खिलौना, यानी चंद्रमा के समान खिलौना। किसके समान? कि माता, मुझे चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखेंगे किसके समान, किसकी तुलना की जा रही है, चंद्रमा की। ठीक ना, चंद्रमा के समान क्या चाहिए, खिलौना चाहिए। ठीक है, तो यह हमारा उपमेय और यह हमारा क्या होगा, उपमान। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, तो हमको पहचानना है। ठीक है, मेन चीज हमको ये है कि कैसे हम पहचानेंगे। तो इसके लिए सबसे आसान ट्रिक है कि रूपक अलंकार में हमेशा उपमेय और उपमान क्या होते हैं, एक पास होते हैं। ठीक है ना, जैसे ये दोनों पास पास में है, चंद्र खिलौना, ठीक है, चंद्रमा और खिलौना, तो ये दोनों क्या है, एक पास है। तो हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त पंक्ति में हमारा रूपक अलंकार है। ठीक है, अब आते हैं अगला अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट, उत्प्रेक्षा अलंकार। उसको भी पहचानने का बहुत आसान तरीका है, उत्प्रेक्षा। ठीक है, उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि उपमेय और उपमान की क्या की जाती है, संभावना की जाती है। ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। संभावना। ठीक है, उत्प्रेक्षा क्या होता है कि उपमेय और उपमान में क्या होती है, संभावना प्रकट की जाती है कि उपमेय में ही क्या होगा, उपमान होगा। जैसे हम कहें कि उस काल मारे क्रोध से, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, कंपटीशन में पूछता है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। ठीक है, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। क्या हमने कहा कि उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है ना, यह उस समय की घटना है कि जब महाभारत में, ठीक है, अभिमन्यु कौरवों द्वारा मारे जाते हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है और जब अर्जुन आते हैं, ठीक है, और यह दृश्य देखते हैं तो इतने क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां संभावना की गई है कि उस काल मारे क्रोध से, यानी अर्जुन की क्रोध, ठीक है ना, इतना भयंकर क्रोध हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि मानो सोया हुआ सागर क्या है, जग उठा है।
ठीक है। तो यहाँ संभावना की जा रही है सागर के जगने की, जबकि ऐसा है नहीं, किसी के गुस्सा करने से सागर थोड़ी जग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कवि ने कल्पना करके बात की है, संभावना बताया है कि अर्जुन का क्रोध इतना है कि लंबे समय से सोता हुआ सागर क्या हो गया है, जगकर उठ गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब इसको पहचानने का और आसान तरीका, अभी हमने उपमा अलंकार के वाचक शब्द देखे, ठीक है ना। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के भी क्या होते हैं, वाचक शब्द होते हैं, जैसे जन, जन जानम, मनु, मानव, जनहु, मनहु, ठीक है। ज्यों, क्या है बात हो रही थी कि ज्यों, ये आदि हमारे क्या होते हैं, वाचक शब्द आते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल करा, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो, मानो शब्द आ गया यहाँ पे, तो मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो हम नॉर्मली उसको देख लेंगे कि हमारा इस पंक्ति में मानो शब्द क्या है, वाचक शब्द आया है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। अब अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अंतिम है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा के, यानी लोक सीमा से ऊपर करके। जैसे अगर हम कह दें छोटे बच्चे हम लोग जब होते हैं तो कहते हैं लोग कि छोटे बच्चे जब झगड़ा करते हैं तो कहते हैं कि मेरे मामा के यहाँ हेलीकॉप्टर है, मेरे मामा के यहाँ जहाज है ना, मैं पृथ्वी को उठा लूंगा, है ना। तो इससे क्या, ये संभव चीज तो है नहीं सबके पास, ठीक है। पृथ्वी को उठाना, जहाज का एक समय हो सकता है कि हो सकता है, लेकिन पृथ्वी को उठाना संभव नहीं ना है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर की जाती है, जो बात संभव नहीं है उस चीज की बात की जाती है, ठीक है। तो यानी काव्य में जहां किसी विषय वस्तु को या काव्य में जहां कोई बात लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा कर की जाती है, वहां पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई। जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, क्या कह रहा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई है, यानी हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लग पाई थी कि पूरा लंका क्या हो गया, जल गया और सारे निशाचर भाग गए। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कहीं पूंछ में आग भी ना लगे और सारी लंका जल जाए, बिना आग का कैसे जलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसी बात को भी क्या कर गई है कि लंका जलने की बात को क्या किया गया है, बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है कि हनुमान के पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी और सारा लंका क्या हो गया, जल गया, और वहां पे जितने भी निशाचर थे, राक्षस थे, दैत्य थे, वो सारे क्या हो गए, भाग गए। तो यह भी जो बात है वह लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा कर की गई है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग सुन लेते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है महाराणा प्रताप का कि आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। या कह सकते हो कि राणा ने सोचा इस पार, ठीक है, और तब तक चेतक था उस पार। शुरू से इसको अच्छे से देख लेते हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जब युद्ध के मैदान से राणा प्रताप जाते हैं घोड़ा लेकर
तो देखते हैं कि आगे क्या है, बहुत विशाल बड़ी नदी है, ठीक है। और राणा जी इधर सोचते हैं कि मैं इस नदी से को कैसे पार करूं। इनके सोचने में तब तक चेतक क्या हो जाता है, नदी के पार पहुंच जाता है, जो कि क्या है, ये संभव नहीं है। यहाँ पे भी क्या की गई है, लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक था अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा कंपटीशन में या हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में 4 नंबर का ये चीज पूछता है, ठीक है। तो हमको आशा है कि अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।